Hello students, welcome to my channel SST by Suruchi. Hope all my efforts and the explanation is helpful to you to understand your content in a better way. So students, today in this new podcast, we are approaching to Geography Chapter 1, Resources and Development. First, I'm going to tell you, in this chapter, we are going to cover these following topics. So the bullet points of this chapter are: what are resources, types of resources, need for resource planning, need to conserve resources, land use pattern in India, different types of soils found in India. Other than this, in today's class 1, we are going to cover these many topics. So first, we are going to study what are resources, then how are resources classified, then development of resources, then sustainable development, then Rio de Janeiro Earth Summit, then Agenda 21, and lastly, in this class, we will study resource planning. So students, let's continue with the chapter. And as I always tell you, to have your NCERT book and pencil or a highlighter. Here in this chapter, I have already highlighted the important points, the important things to be understood. So students, शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सपोज करिए कि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल अचानक से आपके मन में आया है और आप उसका आंसर जानना चाहते हैं, तो जनरली आप क्या करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में फोन होता है और हम गूगल को जाकर के सर्च करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत हमें मिल जाता है। तो देखिए, इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने आपको एक चीज बताई, हमारी कोई नीड है, हमारी कोई क्वेरी है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक रिसोर्स को अप्रोच किया। ठीक है, यानी कि रिसोर्स वो चीज है जो हमारी नीड को, हमारी क्वेरी को, हमारी किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और वो रिसोर्स कोई भी चीज हो सकती है, वो नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, वो मैन मेड रिसोर्स हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकली बनाया हुआ रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, सो इसी एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो लेट मी रीड द कंटेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर कि स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources. क्या भी कि सिंपल सी बात यहाँ पे आपको बताई गई है, जो भी चीज इस एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और प्रोवाइडेड है, नेचर ने प्रोवाइड किया है, जिस नेचर के प्रोवाइडेड चीज को हम टेक्नोलॉजिकली एसेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली जिसको खरीद या बेच सकते हैं, यानी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, और कल्चरली भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम रिसोर्स के तौर पर जानते हैं, यानी वो हर चीज रिसोर्स है। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों, एक ट्राइंगल बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर। इस ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 कॉर्नर्स है, सेंटर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स सेंटर में है, ह्यूमन बींग। इस पूरे ट्राइंगल, इस फिगर का नाम जो टाइटल दे रखा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है जो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या क्या चीजें दी है? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। सेंटर में क्या है? ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग ही है जो नेचर को एक्सेस करता है with the help of technology and with the help of institution, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को मॉडिफाई करता है और यूज करने के लायक बनाता है। और जब भी उस रिसोर्स में कोई चेंज आता है, वो मॉडिफाई होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. ठीक है, जो कि इस ट्राइंगल फिगर में आपने अभी देखा है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि किसी भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीजें अवेलेबल है एनवायरमेंट में, 3 चीजों का
इंटरएक्टिव रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। अब इन तीनों में ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही बात मैंने आपको बताई, ह्यूमन बींग सेंटर में है, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब आगे की तरफ बढ़ाता है। Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? बेटा ये क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट आता है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसको आप हाईलाइट करके अपने पास भी रख लो। इसका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि नेचर की तरफ से ये सारे रिसोर्सेज क्या फ्री गिफ्ट है? दे आर नॉट। आंसर इज दे आर नॉट। अब आप कहोगे हम उसके लिए कुछ चार्ज तो देते नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फ्री ही हुए ना। बेटा फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज को आप जैसे मर्जी यूज करो और वेस्ट करो, या उसको यूटिलाइज ना करके उसको आप डिस्ट्रॉय करने लगो, ठीक है। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसने। दे आर नॉट अ फ्री गिफ्ट, ओके। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन activities. Human beings themselves are essential component of resources. हम खुद रिसोर्स हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कुछ ऐसा नहीं है कि हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है, हम खुद उस रिसोर्स का ही एक हिस्सा है और हम खुद भी एक रिसोर्स हैं। ह्यूमन बींग्स ऐसे रिसोर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं, to transform material available in our environment into resources and use them. हम ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी है कि हम दूसरे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं अपने लिए यूज करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को थोड़ा और इलेबोरेटेड वे में पढ़ने के लिए इस फ्लो चार्ट को कंसीडर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, resources are classified into 4 parts based on origin, based on exhaustibility, based on ownership, based on the status of development. ये 4 जो आपको क्लासिफिकेशंस दिए हैं, इनके सब क्लासिफिकेशंस भी दिए हैं। जैसे कि पहला कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 parts, biotic and abiotic. What is biotic? मीन्स लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, लाइव स्टॉक। मतलब बायोटिक वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, जो जीवित हैं वो बायोटिक कैटेगरी में आते हैं। अबायोटिक मतलब जो जीवित नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 parts, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब आप समझते ही हैं, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो रिसोर्सेज एक बार एग्जॉस्ट हो जाएं तो आप उसको उतनी जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, उतनी जल्दी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, जितना टाइम एक्चुअली हम ह्यूमंस के पास नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटल्स, ठीक है। अब देखो, रिन्यूएबल के भी 2 parts दिए हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें कंटिन्यूअस नेचर में चलती ही रहती हैं, बनी हुई हैं, तब भी थी, अब भी है और आगे भी उम्मीद है कि रहेंगी ही, जैसे कि विंड है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल चीज़ें। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से गुजरते हुए देखते हैं आप कितने ही चेंजेस आए और कितनी ही स्पीशीज़ दुनिया में बनती रही हैं और आज भी सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम के तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अभी भी बरकरार हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं नॉन रिन्यूएबल के भी 2 parts दिए हैं, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकलेबल। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, जिनको हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं दोबारा, और नॉन रिसाइकल यानी कि एक बार जो यूटिलाइज हो चुके हैं उनको इतनी जल्दी आप रिसाइकल करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आते हैं 3rd क्लासिफिकेशन पे, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है। दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts बेसिकली, एक्चुअली 4 parts हैं, ये एक ही सीक्वेंस में है। ओनरशिप में पहला आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है कम्युनिटी, तीसरा आता है नेशनल, चौथा है इंटरनेशनल, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब जिस पर
नॉर्मली किसी का भी पर्सनल राइट होता है, जैसे कि आपके अपनी प्रॉपर्टी में आ गए आपके प्लॉट्स, आपके घर, आपके अपने ऑर्चर्ड्स, आपके अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स, आपके अपने कोई बहुत लार्ज एरिया है ज़मीनों का, उस पर कोई भी वेल है, पॉन्ड है, तो वो सब आपका अपने नाम पर है, यानी कि किसी पर्सन जो उसका मालिक है उसके नाम पर है, ठीक है। वो आते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप में। फिर है कम्युनिटी, ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जिसको पूरी कम्युनिटी मिलकर यूज़ करती है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए, ठीक है। पब्लिक पार्क है तो किसी एक के नाम पर तो अलॉटेड नहीं है कि वो उनका फैमिली जा सकती है, केवल वही जा सकते हैं, नहीं, पूरी कम्युनिटी उसका इस्तेमाल करती है। जैसे क्रिमेशन एरिया होगा, बरियल ग्राउंड हो गए, यानी कि जहाँ पे डेड पीपल को आप बरी करते हैं, ठीक है। थर्ड है इसका पार्ट नेशनल, यानी कि एक पूरा नेशन, जितनी भी नेचुरल चीज़ें जो एक नेशन के बाउंड्रीज़ में आती हैं, उसका ओनर कौन है, वो नेशन, यानी कि उसकी जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग बॉडी है, वो उसको यूटिलाइज़ करती है लोगों के लिए। जैसे किसी कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, उस पर उसका अधिकार है, तो वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। फोर्थ है और ब्रॉड लेवल पर है इंटरनेशनल ओनरशिप। अभी इंटरनेशनल ओनरशिप का क्या मतलब है, पूरे ग्लोब पर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर सारी कंट्रीज़ का, सारे लोगों का बराबर का अधिकार है, पार्टिसिपेशन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, आप उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उसको बनाना बिगाड़ना आपके हाथ का है। ओशंस हो गए, ठीक है, हर कंट्री का एक नॉटिकल माइल एरिया डिसाइडेड है, बियॉन्ड 200। देखो 200 के अंदर का जो नॉटिकल माइल्स होते हैं वो किसी न किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे अपनी कंट्री के 3 साइड वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो वो कितना पानी हमारे देश को बिलोंग करता है, कितना ओशन सरफेस, तो वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स। अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो एरिया आता है, बाहर जो सरफेस आता है उस ओशन का, वो इंटरनेशनल शेयर्ड होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओनरशिप वाली वो सारी चीज़ें जिसको पूरा वर्ल्ड मिलजुल कर यूज़ करता है, ठीक है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। पोटेंशियल में है विंड एंड सोलर एनर्जी, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, यानी कि ये वो एनर्जीज़ हैं जिनमें पोटेंशियल है और इसे यूज़ किया जाता है। हम इसे यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से। फिर दूसरा है डेवलप्ड, जिसको हमें उसका यूज़ पहले नहीं पता था, अब पता है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोल हो गया, वाटर हो गया, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। थर्ड है स्टॉक। अब स्टॉक में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनका आपको पता तो है कि आपको क्या यूजेस करना है, मगर अभी आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि आप उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो हम उन रिसोर्सेज को बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, जैसे हो गया हाइड्रोजन, जैसे हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट इसका है रिजर्व्स। रिजर्व जैसे वाटर रिजर्व्स हो गए, फॉरेस्ट रिजर्व हो गए, जिनमें पोटेंशियल है, हम यूज़ भी कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम के लिए हम उसको बचा कर भी रखते हैं ताकि उसका और बेहतर तरीके से फ्यूचर में यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का, और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ने ही नेचर के दी हुई चीजों को, रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट समझकर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, यानी यूज तो किया ही किया, मिस यूज भी किया, ठीक है। जिस मिस यूज से, जिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आई सामने। अब वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको तीनों हेडिंग्स हाईलाइट करके दे दी है। व्हाट आर दीज मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स? सो फर्स्ट इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन तो होगा ही,
जब आप अपनी ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज को हद से ज्यादा यूज करने लग जाओगे, एक्सट्रैक्ट करते ही जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट ही करते जा रहे हो, तो एक प्रॉब्लम जो इंक्रीज होती है वो क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, पेड़ काट रहे हैं पेपर बनाने के लिए, दूसरी और टिम्बर्स के लिए, तो मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा काट रहे हैं ताकि फ्यूचर प्रोडक्शन करके रखें, ताकि प्रॉफिट प्रोडक्शन करके रख लें। तो इससे क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ ही लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज है, उनको यूज करने का पावर है। इन फ्यू हैंड्स विच इज टर्न्ड डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। यानी कि कुछ लोगों के हाथ में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, यूज कर सकते हैं और इतना यूज कर सकते हैं कि बर्बाद भी कर सकते हैं। और एक सेक्शन है सोसाइटी का जिनके पास नहीं है। नहीं है तो इतना नहीं है कि उनको यूज करने के लिए उनकी जरूरत के वक्त पर भी वो चीज अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई इट इज रिटन हैव्स एंड हैव नॉट, जिनके पास है वो रिसोर्सेज और जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। एक सेक्शन जो रिच है रिसोर्सेज से और दूसरा सेक्शन जो कि पुअर है। ठीक है, तीसरा बड़ा प्रॉब्लम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये हेडिंग की तरह भी ले लीजिए और ये सेंटेंस का भी पार्ट है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ठीक है, जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं, उनकी नेचुरल पोटेंशियल को किल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स झेल रहा है। कौन कौन सी? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस झेल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लास्ट सबसे बड़ा लैंड डिग्रेडेशन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स headed here. You can note down, you can highlight in your own book also. Let's continue. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. तो ऊपर जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक लिमिट तय करनी चाहिए कि किसके पास कितने रिसोर्स होंगे और उस रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपरली मैनेज तरीके से प्लान करना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन से बचाने के लिए और बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. क्योंकि ये क्यों जरूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की? क्योंकि अगर जैसा आज हो रहा है वैसा ही होता रहा, दूसरी कंट्रीज ने या कुछ इंडिविजुअल्स वैसे का वैसा ही करते रहे, तो हमारा प्लैनेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। पॉल्यूशन की हो जाए, अभी आप जानते ही हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओजोन लेयर का प्रॉब्लम, अभी यूवी रेज का प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें रिसोर्सेज को एक लिमिट में बहुत सस्टेन्ड तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। Therefore, रिसोर्स प्लानिंग, वही वर्ड मैंने जो अभी यूज किया, हमें प्लान्ड तरीके को अपनाने की जरूरत है। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर एक जिंदा जो भी क्रीचर है उसके एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि हम रिसोर्स को प्लान तरीके से यूज करें। सिर्फ इंसानों का सर्वाइवल जरूरी नहीं है कि हम इंसान बचे रहे, उन एनिमल्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उन क्रीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी लाइफ, जिनके हैबिटेट्स को हम अपने मिसयूज की वजह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, पूरे फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट कर सके जैसा कि नेचर ने उन्हें बनाया था, तो उसके लिए इंसानों को ही मेहनत करनी पड़ेगी, इंसानों को ध्यान देना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं।
आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable economic development means development should not take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो डेवलपमेंट इस तरह से प्लान किया जाए, इस तरह से किया जाए ताकि हम फ्यूचर नीड्स को भी सैक्रिफाइस ना करें और फ्यूचर जनरेशन को भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अपने आज अपने एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए, प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करते हुए, फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों का ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट हम प्लान करेंगे वही डेवलपमेंट कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, उसके अलावा भी पेट्रोलियम के और भी कई इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर पेट्रोलियम को हमें यूज करना है तो आज हम उसका एक्सट्रैक्शन इतना ज्यादा ना करें कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर दे, प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उसे बचाकर रखना चाहिए ताकि उन्हें उस नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों यहाँ पे दो और टॉपिक्स दिए हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दीज particular lines for you. These are very short questions and sometimes they are asked in short notes also. So this topic is Rio de Janeiro Earth Summit 1992. ठीक है, in June 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. ठीक है, दुनिया में पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट किया गया था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। 1992 में इसको अरेंज किया गया था। इस अर्थ समिट का टॉपिक क्या था, इनको क्या बात करनी थी इस समिट में? एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। टॉपिक क्या है? अर्जेंट प्रॉब्लम, एनवायरमेंट पे होने वाली अर्जेंट प्रॉब्लम जो कि हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। सोसाइटी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रहा है, इस पर चर्चा करने की बहुत जरूरत थी कि पैसे कमाने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपने नेचर, अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे दे रहे हैं। तो ये वो टॉपिक था जिस पर इस अर्थ समिट में डिस्कशन होना था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. सबने जो ये जो 100 लोग या ये 100 heads of different country जो भी वहां इकट्ठे हुए थे, इन्होंने म्यूचुअली एक एजेंडा 21 बनाया, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए जिन पर सारी कंट्रीज ने अग्री किया, उसे साइन किया और अपनी अपनी कंट्री में उसे लागू करने का अग्रीमेंट किया कि हम सब अपनी कंट्री में एजेंडा 21 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एजेंडा 21। इट इज द डिक्लेरेशन signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development, that is UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil। यानी कि ये जो ऊपर मीटिंग पड़ी है ना, यहाँ पर एक एजेंडा 21 पर सबने मिल के साइन किया कि हमें इसे फॉलो करना है। इट एम्स, अब इस एजेंडा 21 का एम क्या था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे वर्ल्ड को एक प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करना। इट इज एन एजेंडा टू कम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को कम से कम करना, पॉवर्टी को टारगेट करना कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जितनी बीमारियां ग्लोबल लेवल पे फैलती हैं उनको सब मिलजुल कर सॉल्व करें कि उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे नेचर, पूरे ह्यूमन जो कम्युनिटी है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो पॉवर्टी से प्रोटेक्ट करना हो, चाहे वो डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना हो, चाहे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, सबको म्यूचुअली इस नीड को समझना होगा और सबको म्यूचुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दिस वॉज द एम।
One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. एक और सजेशन दिया गया, एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हर लोकल गवर्नमेंट, हर कंट्री में लोकल गवर्नमेंट भी अपने लोकल एरिया का एजेंडा 21 बनाए, ताकि उस एरिया के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाइए और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, ह्यूमन बींग्स को बेसिक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाइए। ठीक है, आई होप आपको रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट और एजेंडा 21 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक जो इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, वही बात फिर आती है कि अब रिसोर्सेज को प्लान करने के तरीके होने चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहले तो ये देख लेते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज आपकी कंट्री को बिलोंग करते हैं उनको लीगल तरीके से यूज करिए। लीगल तरीके में लिमिट होगी, क्योंकि उस लिमिट से ज्यादा आप उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, इट हैज इंपॉर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. देखो, हमारी कंट्री के लिए तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है ना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उस बेसिस पर हमें तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें अपने रिसोर्सेज का कैसे ढंग से प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अबंडेंट रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में। कुछ जगह हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोल है तो बहुत सारा कोल है, विंड एनर्जी है तो बहुत सारी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, गोल्ड है, कॉपर है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज डेफिशिएंट है, बहुत ही कम है। तो ऐसा नहीं है जहाँ पे ये रिसोर्सेज कम है तो कोई और तरह का रिसोर्स नहीं बन सकता है। आगे देखते हैं, देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड self sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. जो बात मैंने अभी बताई, कुछ regions ऐसे हैं जिनके पास abundant resources हैं, they are self sufficient in resources, and few regions are there in our country which have acute shortage of some vital resources. अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करके एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे शॉर्टेज है और कौन कौन से रीजन्स हैं जो किस चीज में रिच है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, सबको पता है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश में पानी अच्छा खासा है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। कहीं पानी ज्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. अब लद्दाख बेचारा पूरा उसमें पोटेंशियल हो सकता है, उसको उसके लैंड एरिया को यूज किया जा सकता है, मगर इतना कोल्ड डेजर्ट है कि वो बिल्कुल आइसोलेट हुआ पड़ा है। It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water. अब ये जो डेजर्ट है ना, इसका कल्चर अच्छा है, कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और मिनरल्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। सो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड सोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। जो हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन पढ़ा ना, डाइवर्जन पढ़ रखा है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इस बेसिस पे क्या करने की जरूरत है, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की। हमारी कंट्री में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल और लोकल लेवल पर भी एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, ताकि हर स्टेट, हर रीजन को उनके जरूरत के रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। होप आपको समझ में आया हो, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, शॉर्ट्स में आपके लिए प्रिपेयर करूंगी और इसके एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए
चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिसको जरूरत है डीप एक्सप्लेनेशन की, आप उसके साथ इस चैनल के लिंक को, इस लेक्चर के लिंक को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।